इससे पहले हम कहां तक पढ़ाए थे आप लोगों को? केंद्र राज्य संबंध पढ़ा रहे थे और आर्टिकल 365 पढ़ाए थे। वो तो एकदम खतरनाक था 365। अगर केंद्र का बात नहीं मानेंगे तो आपातकाल लगा देगा। आर्टिकल 256 पढ़ा दिए थे कल। केंद्र राज्यों को क्या दे सकता है? निर्देश दे सकता है, निर्देश दे सकता है। 257 राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में किसी भी प्रकार का क्या है? अड़चन आए। तो पढ़ा दिए थे। आर्टिकल 365 अगर बात नहीं माना केंद्र का तो उस राज्य सरकार में क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन। क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन। बाकी ये राष्ट्रपति शासन में ये उतना इंपॉर्टेंट उतना नहीं आएंगे यहां पर। अब आर्टिकल 312 ध्यान रखना है, अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा में क्या आता है? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये अखिल भारतीय सेवा को क्वेश्चन पूछता है किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 कितने हैं अखिल भारतीय सेवा? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आर्टिकल 351 ये कई बार इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है 351 क्योंकि इसमें भाषा की चर्चा है। इसके अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वो किसको बढ़ावा देगा? हिंदी भाषा को बढ़ावा देगा। किसे देगा? हिंदी भाषा को बढ़ावा देगा। अभी आप देख रहे हैं हिंदी भाषा को लेके बड़ी विवाद चल रहा है कि हिंदी बोलिए, मतलब हमारे जिस राज्य में आप उसी राज्य की बात बोलिए। नहीं समझ में आया? साउथ में तूल पकड़ते जा रहा है ये चीज, महाराष्ट्र में हो जा रहा है, सबका अपना अपना अलग, तमिलनाडु में भी हिंदी भाषा को लेकर। हालांकि भाषाएं में आप साउथ की भाषा को देखिएगा तो बड़ा प्राचीन भाषा है सब वहां पर। आगे बढ़ जाए। आर्टिकल 285, 289 ये सबसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर एक संविधान में गलती क्या हो गया? आर्टिकल 262 हो गया। इसको ध्यान समझिएगा कि जल संबंधी विवाद हो गए। आर्टिकल 262 इसमें कहा गया है कि अंतरजातीय नदियों के बंटवारा के से उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए कानून बना सकती है जिसमें अंतर्वेशी नदियां या जो भी उससे रिलेटेड है। अब इसमें गड़बड़ी देखना क्या हो गया कि जो अंतरराज्यीय नदियां हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है, इसे कंप्लीट केंद्रीय सूची में डाल देना चाहिए, संघ सूची में, ताकि संघ सरकार इस पर क्या बना सके? कानून बना सके। और समवर्ती सूची, नहीं तो किसमें? समवर्ती सूची में। कई बार देखते हैं कि अगर कोई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश गंगा नदी को बंद करना चाहे तो बिहार सरकार से क्या हो जाएगा? विवाद हो जाएगा। वो अलग बात है कि यूपी को पानी की कमी नहीं इसलिए बंद नहीं करेगा, लेकिन साउथ इंडिया में कर्नाटक जो है कावेरी नदी के पनिया रोक देता है और तमिलनाडु में क्या हो जाता है? बवाल हो जाता है। तो उसके लिए एक नदी प्राधिकरण बना दिया जाएगा जो नदियों की क्या करेगा? उसके प्रावधानों को ठीक से करेगा। अंतरराज्यीय नदी जल प्राधिकरण 1956 है। नदी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1956। इसके बावजूद बहुत सारे क्या होने लगे? विवाद हो गए। सबसे प्रमुख नदी विवाद को लेकर था तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद। इंटर स्टेट काउंसिल, इसी सब को दूर करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद बनाया गया, इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया। ये काउंसिल में हर राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री भी होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल में। और एक राज्य दूसरे राज्य में आपसी समझौता, कोई विवाद न उत्पन्न हो। कई बार क्या होता है कि जैसे बिहार जैसे राज्य में शराब बंद है, उत्तर प्रदेश में शराब चालू है, तो कई बार तस्करी वहां से आसानी से हो जाता है। अब इसमें कई ऐसा होता है कि कुछ चीजें यहाँ बंद है तो वहां पे खुली हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आप देखिएगा इंटर स्टेट मामले क्या आते हैं कई राज्यों से, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इस सब संख्या से बड़ी संख्या में जो गाय है उसको तस्करी करके बांग्लादेश बॉर्डर पे ले जाते हैं सब। और वहां ये सब पुलिस को या किसी को पैसा खिला के बांग्लादेश में हिला देते हैं सब। और वहां उस गाय भैंस को काट के बीफ बना के वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सारे मामले अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल में उठा सकते हैं। इसकी चर्चा आर्टिकल 263। राज्यों के पारस्परिक विवाद की जांच एवं समाधान के लिए राष्ट्रपति इसका क्या करते हैं? गठन करते हैं। अंतरराज्यीय परिषद किसके सिफारिश पर आया था? सरकार या संघ की सिफारिश पर आया था।
सरकारिया आयोग के सिफारिश पर। हर राज्य के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे, प्रधानमंत्री शामिल होंगे कि नहीं होंगे। अब पूरा देश शामिल हो गया एक तरह से, प्रधानमंत्री और हर राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो ही शामिल होंगे। इससे अलावे कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। ये मंत्री प्रधानमंत्री नामित करेंगे किसे शामिल किया जाए, जो उनके भरोसेमंद होगा। क्योंकि देखिए राज्यों के मुख्यमंत्री हैं तो अपनी समस्याओं किसे कहेंगे, प्रधानमंत्री। और चूंकि प्रधानमंत्री के पास 50 काम होते हैं तो उनके ऊपर वर्कलोड न बढ़ जाए, इसलिए प्रधानमंत्री अपने साथ 6-7 मंत्रियों को भी रखते हैं और उस काम को डिप्यूट कर देते हैं। इसका कोई फिक्स चर्चा नहीं है कि कौन सा मंत्री होंगे। अब गृह मंत्री को रख सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कोई राज्य बहुत दिमाग खाएगा तो निर्मला सीतारमण को रख देते हैं, जाओ दिमाग खाओ ना उनका। तनी कोई निर्मला सीतारमण का दिमाग खा सकता है? उनका दिमाग कहाँ है? कोई कुछ बोलिए नहीं सकता है। कोई बोलेगा ले, एक बार प्याज का रेट पूछा गया था, मैं प्याज नहीं खाती हूँ। हाँ, भारत का रुपया कमजोर होने पूछा गया कि रुपया बड़ा कमजोर हो गया, $1 85 रुपया हो गया। $1, कोई अमेरिका का $1 लेके आ रहा है तो इंडिया का 85 रुपया हो जा रहा है, तो हमारा रुपया कमजोर हो गया। तू कही कि ना रुपया नहीं कमजोर हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। समझ में आ गया? तुम लोग अगर स्कूल में लेट से आओगे तो तुम लेट से नहीं आए हो, बाकी सब पहले आ गया है। तो अपना अपना वो है, लेकिन विवादों को सुलझाने के लिए प्रयास किया जाता है। अब वित्त संबंध देखते हैं। वित्त संबंध में एक ही वित्त संबंध जरूरी है। आर्टिकल 264 से 300 के बीच में पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बीच में आएगा 266 संचित निधि, 265 आएगा, 266, 267 और 280। आप बस इतना 4 याद रखेंगे तो वित्तीय संबंधी विवाद आपको याद हो जाएंगे। कि बताइए राष्ट्रीय अंतरराज्यीय परिषद के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री। हर राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। कैबिनेट मंत्री भी उसमें होते हैं, लेकिन उन्हें नामित कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। अब हम वित्तों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वित्त क्या चीज है? म्यूचुअल संबंध होता है। केंद्र राज्य का विशेष प्रकार का संबंध होता है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, म्यूचुअल संबंध होता है। अब इसमें एक एक करके हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। आर्टिकल कहां से कहां, जैसे इसमें कहता है आर्टिकल 275 सहायक अनुदान। कौन सा अनुदान? सहायक अनुदान। आर्टिकल 275 के अनुसार केंद्र सरकार किसी राज्य को अनुदान यानी पैसे दे सकती है, मदद कर सकती है। संसद राज्यों की सहायता के लिए संचित निधि से अनुदान दे सकती है। यह वित्त आयोग के सिफारिश पर दिया जा सकता है। अब अगर मान के चलिए कि कोई राज्य काफी केंद्र सरकार के हिसाब से चल रहा है, या जिस राज्य की सरकार, जिस राज्य में जो सरकार है केंद्र में भी वही सरकार है, तो कई बार केंद्र सरकार से क्या मिल जाता है? मदद मिल जाता है। वहां केंद्र सरकार सड़कें दे सकती है, केंद्र सरकार एयरपोर्ट दे सकती है, बुलेट ट्रेन दे देगा यहाँ पे। तो कई बार केंद्र सरकार क्या करती है? आर्थिक मदद दे सकती है। अब जैसे बिहार में क्या है, आप समझो यहाँ पर बाढ़ की एक प्रमुख समस्या है। बहुत समस्याओं में से बाढ़ की एक बहुत विकट समस्या है। और जिन राज्यों में बाढ़ आता है, ये सपना छोड़ दो कि उस राज्य में कभी कोई फैक्ट्री लगेगी या कोई बड़ा काम होगा, ना बड़ा हॉस्पिटल लगेगा। पानी घुस जाएगा, उसका नेव खोद देगा, पता चला पानी में कटा हो गया, बड़का हॉस्पिटल है, नेव खोद दिया, गिर गया हॉस्पिटल। तो कोई इतना बड़ा कभी रिस्क लेगा? और इससे लगभग 15 से 20 जिले डायरेक्ट प्रभावित है। 15 से 20 जिला डायरेक्ट, तो आपका तो 15-20 जिला ऐसे ही बर्बाद हो गया। अब बचे हुए जिले हैं तो सारा क्राउड वहां आ जाएगा, जमीन क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। तो ये एक बड़ी समस्या है। पंजाब में जमीन खरीदना बहुत सस्ता है, राजस्थान में बहुत सस्ता है, गुजरात में जमीन खरीदना बहुत सस्ता है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में बाबा है, उनसे तो बस बोल दीजिए ना, हमको एक बाबा 200 एकड़ जमीन चाहिए, धाए दे बोलेंगे नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी NDA, शाम तक मिल जाना चाहिए, बुलडोजर तैयार है। तो वहां पे ना उन्होंने जमीन खरीद के रखे हैं। और उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा सिस्टम है कि उन लोगों ने ना 3-4 हजार गांव खरीद लिया है। ये गांव खरीद लिया, गांव खरीद लेगा, उसके बीच से सड़कें बना देगा, लाइट दौड़ा देगा, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन बना देगा, उसके बाद कर देगा, डिसाइड कर देगा जिसको जो खरीदना इधर खरीदते रहो, नॉर्म्स बना देगा, सब चीज डेवलपमेंट के लिए अच्छा से यहाँ पे। तो केंद्र सरकार क्या करता है? अनुदान अगर देगा तो डेवलपमेंट इजी हो सकता है। यहाँ पर विवेकाधीन अनुदान होता है, आर्टिकल 282। हालांकि इसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि कई बार केंद्र सरकार चाहे तो अपने विवेक के अनुसार अनुदान दे सकता है, अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकता है? अनुदान दे सकता है। अब ये तभी देगा जब राजनीतिक संबंध क्या हो? अच्छे हो। जैसे बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नहीं समझ में आ गया? बिहार में कहते हैं लोग इन्हें क्या है? डबल इंजन की सरकार। अच्छा भैया, ये राजनीतिक बयान होता है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन।
अब कोई आगे कहेगा तो हमारा डबल इंजन जेट इंजन चाहिए। नहीं समझ में आ गया? विकास करने की आपके पास क्या होनी चाहिए, समझ होना चाहिए। तो अगर केंद्र सरकार चाहे तो क्या विवेकाधीन अपने विवेक से अनुदान दे सकती है कि नहीं दे सकती? दे सकती है। जैसे समस्या है बिहार का, तो बिहार की समस्या में 20 मिलियन क्यूसेक पानी को अगर हम साउथ बिहार में लेके चले आए तो साउथ बिहार की जमीन उपजाऊ हो जाएगी और नॉर्थ बिहार का बाढ़ खत्म हो जाएगा। तो एक तीर से कितने निशान आ जाएंगे? 2 निशान। लेकिन ना इधर का मतलब है ना उधर का मतलब है। उसका एक कारण भी है, आप समझिएगा तो आप गौर करके देखिएगा कि मतलब आपके अंदर भी वो क्षमता होनी चाहिए कि आप लड़ सके, मांग सके। यहाँ पे अपने बिहार के सांसद सब घर ढुकवा है, सब संसद में मुंह मुंह करेगा से। यहाँ पे देखिए कोनो का भाषण सुनेंगे संसद में बहुत कम, कुछ कुछ बोलेगा और कुछ कुछ चुपचाप वहीं सीट पे बैठल है, कैंटीन में खाना खा के डोसा खा के उल्टल है कैंटीन में। अरे बोल भाई बोल, कुछ मांग वहां पे। तुमको शर्म आएगी बाबू ये बात जानकर कि राजेंद्र प्रसाद जैसा राष्ट्रपति जिस जगह में जीरादेई में पैदा हुए, आप लोग जो सिवान जीरादेई का होगा आपको आइडिया होगा, जीरादेई में जहां जन्म लिए राजेंद्र प्रसाद 2 टर्म राष्ट्रपति रहे, उतना विद्वान, संविधान सभा में उनको सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, आजादी के समय से भी लड़ाई लड़े। राजेंद्र प्रसाद का जन्म जहां हुआ जीरादेई, उसके सामने की सड़क ठीक नहीं है, टूटल है एकदम, एक के सड़क पे। अब वहां अगवा एगो नदी जाएगी सिवान के जैसे घुसते, नदिया में पुल में धंस गया, नीचे टूटा नहीं, पुल में नीचे धंस गया, तो फिर उसके ऊपर एगो और टल्ला ढाल दिया से। देखो हम क्या कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद का वहां पे और वो एरिया में विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे, जबकि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे अवध बिहारी चौधरी, वो भी वहीं से उठते हैं। काज ने कहा कि यह लोग सड़क काज ने कहा मुआ दिया लोग, पटना से महज 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर का मतलब 1.5 घंटा टाइम। यदि 1.5 घंटे 1 घंटा में 100 किलोमीटर नहीं जा सकते तो कोनो काम का नहीं है। तो सोचो जो जहां हमारे पहले राष्ट्रपति जन्म लिए, तो जो बाहर का आदमी होगा, गुजराती होगा, राजस्थानी होगा, वो देखता होगा तो कहता होगा कि बिहारी सब जब राजेंद्र प्रसाद के सामने क्या सड़क 4 लेन नहीं बना पाया सर। तुम छत्रपति शिवाजी के बारे में जरा देखो, अरे बाप रे बाप, जो सम्मान मराठी को प्रति, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। आप जो जिन्होंने किया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठों की नई पहचान दी, उन्होंने सम्मान भी करते हैं। हम लोग कौन सी किए? राजेंद्र प्रसाद का सड़क तक नहीं बना पाए। है किसी में हिम्मत जो बोल सके? बोल पाता है कोई? घर ढुकुआ सांसद मोह करेगा सब तो कौन सी होगा यहाँ पे? ऐसा होता है? बताइए कितना शर्म की बात है कि राजेंद्र प्रसाद, एक को सड़क है वहां से, उसी से आना है, उसी से जाना है। अब सड़क के सामने कोई भी इंसान दुकान लगाता है, गरीब इंसान कोई ठेला लगाएगा, कोई रिक्शा वाला वेट करेगा, कोई ऑटो वाला सवारी पर, वो जाम हो जाएगा, जाम लग जाएगा वहां पे। अब मेन सड़क है, उसके बाद उत्तर प्रदेश चालू हो जाता है, उसके बाद से देखेंगे ना वहां से थोड़ा आगे जाएंगे तो मैरवा होते हुए उत्तर प्रदेश चालू हो जाता है। वो कनेक्टिंग जिला है वहां, जैसे इधर से बक्सर से एंट्री मारेंगे, उधर से सीवान जिला होगी एंट्री मारेंगे। हद बेशर्मी है कितना, मतलब क्या बोले ना कि चम्मच में इंसों को थूक के डूब जाना चाहिए, तो चम्मच में से थूक दे एकदम और में डूब जाए आप। नहीं देखो, विकास काम के फंड नहीं कि आर्टिकल 282 कहता है कि विवेकाधीन अनुदान हो सकता है। अब मांगने का अधिकार देखो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब अब तो मतलब इस्तीफा दे दिए। धनखड़ साहब ने कहा संसद में नितिन गडकरी जी से कि मेरे गांव की सड़कें ठीक नहीं है, आप बनवा दीजिए। धनखड़ साहब के इस जवाब के बाद नितिन गडकरी खड़े हुए और नितिन गडकरी ने कहा कि गांव की सड़कें बनाना हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं ना, तो हम उस गांव की सड़क को पहले नेशनल हाईवे घोषित करेंगे, और जैसे घोषित कर देंगे वो मेरे अधीन आ जाएगा, और तब हम कर देंगे। ये होती है इच्छा शक्ति। मांगने वाले की ताकत होना चाहिए। अपने यहाँ का सांसद नहीं है, हमको डायरेक्ट चाहिए भाई, यहाँ से सड़क चाहिए, यहाँ पे समोसा का साइज मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते हैं? अरे भाई हम आपको बताओ, अपने से सोच के देखो, राजेंद्र प्रसाद के घर के सामने 4 लेन नहीं है,
अरे एकरा से बड़का तमाचा क्या हो सकता है? नहीं समझ में आ गया? और दिक्कत क्या है, उस एरिया के लोग अपने विधायक, पता नहीं कौन विधायक है वहां का, ना उस विधायक से कुछ पूछते हैं ना वहां के सांसद से। आपको पता है कौन है सांसद? कितने लोग नहीं जानते हो? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा नहीं जानते हो। काम करेगा तब तो जानोगे। अरे भैया काम करेगा तब तो जानोगे। आपको पुतिन के बारे में पता है, रूस का राष्ट्रपति है, लेकिन अपना सांसद नहीं जानते क्योंकि पुतिन काम कर रहा है। पुतिन काम कर रहा है। हमारे यहाँ सांसद से ज्यादा तो पुतिन फेमस है, ट्रंप फेमस है कि नहीं? दुर्भाग्य है तो नहीं, क्या अनुदान मांग पाएगा सब तुम वहां पे? जबकि आर्टिकल स्पष्ट है कि उसके विवेकाधिकार संघ और राज्य दोनों में किसी लोक प्रयोजन के लिए, देखिए लोक प्रयोजन मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के लिए अनुदान आवंटित कर सकते हैं, या केंद्र का विवेकाधीन अधिकार होगा। इस पर कोई कानूनी बाध्यता सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और वित्त आयोग की कोई सिफारिश नहीं हुई, उसके अधीन होगा। मांगने की क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मांगे वाला मांग दे। जीरादेई में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी, तब ना आप उनको सम्मान दिए। सड़क बने नहीं किया यहाँ पे। ने कौन सांसद है, विधायक कौन है, आपको भी नहीं ध्यान है। हमारा नेता होता सब अपने नहीं जमता है। आगे बढ़ जाए। नहीं देखो, जो मध्य प्रदेश और यूपी वाला है मजाक उड़ा रहा है, और मजाक उड़ेबे करेगा। नहीं समझ में आ गया? ये घर ढुकुआ सांसद सब मांग पाएगा सब। आगे बढ़े। वित्त संपत्ति संविदावाद या वित्तीय संबंध के मामले में अलग अलग चीजें हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये ग्राफ के हिसाब से हम लोग एक एक करके समझेंगे लोग वित्त के बारे में। देखिए ये आर्टिकल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं आते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट आएगा हम आपको इसमें बताएंगे। ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 280 इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बाद वित्त आयोग अलग से होगा। इसमें आर्टिकल 280 में क्या है? वित्त आयोग। आर्टिकल 280 में इसको आप पढ़ के देखेंगे, सरकार कैसे व्यय कर सकती है, क्या खर्च कर सकती है। भारत सरकार का उधार, भारत सरकार द्वारा उधार लेना या उधार देना, ये भारत सरकार किसी से भी क्या कर सकती है? उधार ले सकती है। व्यापार के लिए भी ये सब आर्टिकल देख लीजिए एक बार, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, क्वेश्चन उससे नहीं आता। आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? ये अनीसा कौन है? बाकी सब लेके उसका जवाब दे रहा है सब। अनीसा को ब्लॉक मार दो। वो सब होकर जवाब दिले में लगल है सब। ये आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? संघ के कर, ये टैक्सेशन वगैरह होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, टैक्सेशन इकोनॉमिक्स में देखेंगे। राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कर, तो ये हालांकि इकोनॉमिक्स में देखेंगे। हालांकि एक बार आप लोग ओवरव्यू देख लीजिए कि कौन से टैक्स कौन लगाएगा? राज्य सरकार। ऐसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। केंद्र द्वारा लगाए एवं वसूले गए परंतु राज्यों को सौंप दिए जाने वाले टैक्स। कुछ टैक्स संघ द्वारा लगाया जाता है, संग्रहित किया जाता है, किंतु उनका विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में कर दिया जाता है। तो ये 5 प्रकार के देखते हैं संघ द्वारा कर। ऐसे कर जो केवल संघ सरकार के अधीन आते हैं, मतलब वो कर देखते हैं 5 टाइप के टैक्स मिलेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे जाएगी। वैसे ऐसे कर जो केवल संघ सरकार द्वारा क्या किया जाता है? अधिकृत किया जाता है। जैसे सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड। अगर शेयर बाजार में कुछ फायदा हुआ है, सरकार आपसे कहेगी फायदा हुआ है, फायदा हुआ है, लाओ टैक्स लेंगे। आप कहेंगे बर्बाद हो गए, घर द्वार बिक गया, तुम समझो। 1 रुपया नहीं देगी यहाँ पे। म्यूचुअल फंड या फिर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, ये सब में भी वही होता है। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, निगम कर, बड़े कंपनियों पे लगने वाला कर, निगम कर। इनकम टैक्स, आप ज्यादा कमा लेंगे तो ज्यादा इनकम टैक्स, कम कमाएंगे कम इनकम टैक्स, नहीं कमाएंगे कोई इनकम टैक्स नहीं है यहाँ पर। तो वैसे कर जो केवल केंद्र सरकार के अधीन आएंगे उनका बताइए। याद रहेगा। दूसरा कर है राज्यों के द्वारा लगाया गया कर।
कौन सा? भू राजस्व। आप जितने लोग जमीन खरीदे होंगे या आप लोग जो मकान होगा, आपका खेत होगा, उसका एक रसीद कटता है, उसी को हम लोग भू राजस्व कहते हैं। समझ में आ गया? क्या कहेंगे? भू राजस्व। वो अपने अपने जमीन का कटवा के रखिएगा, वो जमीन का दस्तावेज होता है, वो जरूरी है, जमीन का टैक्स देना है यहाँ पे। दूसरा है स्टैंप ड्यूटी। आप जमीन की खरीद बिक्री कोई एग्रीमेंट करते होंगे तो एक स्टैंप पेपर लेते होंगे और उसी पे लिखते होंगे कि हमने ये वचन दिया, ऐसे करके लिखते होंगे ना, जैसे एग्रीमेंट हुआ यहाँ पे कि मान के चलो तो ये उसको एग्रीमेंट किया, समझ आ गया कि नहीं? तो उस पे स्टैम्प पेपर पे लिखेगा, स्टैम्प खरीदेंगे तो सरकार के पास चला जाएगा। स्टैम्प क्या है? वो कागज है और सरकार उसको बेचेगी 1,000 का। है कौन चीज? कागज। जैसे जमीन उमीन खरीदाता है तो उससे स्टैम्प है, सबका अलग अलग रहता है। लेकिन वो क्या है, एक तरह का सरकार को क्या मिलता है? स्टैम्प ड्यूटी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? स्टैम्प ड्यूटी। जान ये पशु इत्यादि पे, नाव वाहन इत्यादि पे टैक्स लगाया जाता है। भवन खनिज बिक्री पर रोक, मनोरंजन इत्यादि पर मनोरंजन टैक्स भी लगता है। मनोरंजन टैक्स जैसे फिल्म उलिम पे लगता है। अगर कोई फिल्म को फ्री करना है टैक्स फ्री तो कर दिया जाएगा क्या जी? टैक्स फ्री। क्या कर दिया? टैक्स फ्री। आप कई बार देखिएगा कोई फिल्म समाज के लिए अच्छी होती है तो उसे टैक्स फ्री कर दिया जाता है। लेकिन कई बार फिल्में राजनीति से प्रेरित होकर बन जाती है, राजनीति से प्रेरित होकर बन जाती है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जैसे आप देखिएगा अंबेडकर साहब पे एक तो जय भीम करके मूवी बनी थी साउथ में, जय भीम करके मूवी बनी थी यहाँ पर। या ज्योतिबा फूले, फूले पे मूवी बनी है, ऐसे समाज के लिए। कश्मीर में क्या हुआ था? कश्मीर फाइल बनी थी यहाँ पर, केरला स्टोरी बनी थी, इस टाइप के करके बहुत सारी मूवी वगैरह बनी थी यहाँ पर। तो सरकार को जिसको लगेगा कि टैक्स फ्री करना चाहिए उसे क्या कर देगी? टैक्स फ्री कर देगी। तो मूवी क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी। हालांकि अब तो सब लोग ज्यादातर मूवी मोबाइल में ही देख लेते हैं। फिल्मों का जो तो जमाना, अब तो कोई थिएटर में जाके अब कोई फिल्म देख रहा है? हाँ, तुम लोग लेके चल जाएगा फिल्म दिखाने के लिए। ये कोई एक फिक्स चीज नहीं हो सकती है। कुछ ऐसी सुविधाएं होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लेके चला जाए, सेंट्रल लेके चला जाएगा। जैसे रेलवे है ना, तो कौन लेके चला जाएगा? सेंट्रल लेके चला जाएगा, सारा सेंट्रल लेके चला जाएगा। फिक्स नहीं होता है। जैसे इनकम टैक्स है, सेंट्रल और स्टेट बांट लेते हैं। जीएसटी सेंट्रल और स्टेट बांट लेते हैं। रेलवे थोड़ा भी नहीं बांटेगा। पोस्ट ऑफिस थोड़ा भी पैसा नहीं बांटेगा। सब कौन ले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत सारी चीजें, इनका कहना है ऐसा चीज जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है पूरा का पूरा रख लेती है। वही तो पढ़ा रहे हैं। भू राजस्व नहीं जाता है, मनोरंजन कर नहीं जाएगा, भू राजस्व नहीं जाएगा, भवन निर्माण करेंगे उसका नहीं जाएगा, गाड़ी खरीदिएगा तो उसका नहीं जाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट रख लेगी। जैसे गाड़ी खरीदेगा तो देखिएगा उसका नंबर लिखा रहता है। यूपी में खरीदेंगे यूपी, और जिस डिस्ट्रिक्ट का है उस डिस्ट्रिक्ट का कोड समझा। जैसे पटना रखेंगे तो BR01, मतलब BR मतलब बिहार है, 01 मतलब पटना का है। अब उसके बाद उसका अपना कोड रहेगा। तो ये सब चीज का वाहन का होता है। अच्छा, अभी मान के चलिए आप कोई गाड़ी खरीदे बिहार में, समझिए ध्यान से समझो, या अल्लाह नहीं कर पाऊ। मान के चलिए कोई गाड़ी खरीदे या बिहार में, और आप इसे तमिलनाडु में लेके चले गए। आप सपोज कीजिए कि आपकी पोस्टिंग बिहार में थी, आपकी पोस्टिंग हो गई तमिलनाडु में। कहाँ चले गए? तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु सरकार का तो पैसा दे के आया है तो बिहार सरकार हमारे यहाँ गाड़ी चलाएगा, 1 साल से ज्यादा चला दिया तो फाइन लगा देंगे, ऐसे घूमने फिरने आ जाओ तो। लेकिन आपको परमानेंट रहना है, तब आपका ये वाहन पे जो टैक्स दिए हैं वो अदला बदली होगा। बिहार सरकार वो टैक्स को सरेंडर करेगी और किसके नाम पे? तमिलनाडु सरकार के। और उतना देर का पैसा कहा जाएगा? तमिलनाडु। वही पेपर एक्सचेंज करने में 10-15 दिन लगेगा, और बीच में खाएगा सब पैसा सरकारी बाबू। तब जाके आपका लाइसेंस वहां पे चेंज होगा। यहाँ पे समझ आ गया नहीं आ गया? मकान वगैरह पे भी टैक्स होता है। कंप्लीट कौन लेगा? राज्य सरकार। कंप्लीट लेगा राज्य सरकार लेगी। तो मेन यही 2 याद रखना है, केंद्र सरकार वाला याद रखना है और राज्य सरकार वाला याद रखना है। कुछ अलग अलग टैक्स होते हैं, इसको याद रखेंगे। ऐसे देखिए, केंद्र द्वारा लगाए वसूले गए पर राज्यों को सौंप दिए जाने वाले कार्य वगैरह, संपत्ति वगैरह यहाँ पे होता है। इसमें कुछ कर ऐसे होते हैं जो संघ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कौन सा याद रखना है? ये राज्य वाला और केंद्र वाला। केंद्र और राज्य के मध्य सहयोग, कहाँ कहाँ सहयोग होता है?
वित्त आयोग से सहयोग हो सकता है, अंतरराज्यीय परिषद, नीति आयोग, अखिल भारतीय सेवा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी सुनते हैं ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये सारी चीजें आती है। वित्त आयोग क्या होता है? वित्त आयोग ये बहुत जरूरी है। आर्टिकल 280 में चर्चा है किस चीज की? वित्त आयोग। आर्टिकल 280 में किसकी चर्चा है? आर्टिकल 280 में चर्चा है वित्त आयोग की। आर्टिकल 280 में किसकी चर्चा है? वित्त आयोग की चर्चा है। किसमें है? वित्त आयोग की। ये संवैधानिक है या नहीं है? इसका कहना है कि टैक्स को राज्यों के बीच में कैसे बांटा जाएगा। अब जैसे मान के चलिए कि केंद्र सरकार को छोड़ दिया जाए कि आपको जिस राज्य को जितना मन टैक्स देना है दे दीजिए, तो जो राज्य सरकार उसको पसंद आएगा उसको हुमच के पैसा देगा, और जो राज्य सरकार उसको पसंद नहीं आएगा उसको भूखे मुआ देगा। इसलिए रखा गया केंद्र, ये क्या नाम है, वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, वो बताएगा कि राज्य जितना टैक्स वसूल के केंद्र को दिया है उसका कितना % लौटा देना है। तो राज्य सरकार जितना टैक्स केंद्र सरकार को वसूल के देगी उसका 42% लौटा दिया जाता है। यदि यानी अगर मान के चलिए मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश से जितना टैक्स वसूला जाएगा, मध्य प्रदेश से जितना टैक्स वसूला जाएगा उसका 42% किसे लौटाया जाएगा? मध्य प्रदेश को। मुंबई से सबसे ज्यादा टैक्स देने के मामले में कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब टॉप हैं सब टैक्स देने में। गुजरात, राजस्थान, ये लोग टॉप राज्य हैं टैक्स देने के लिए, क्योंकि इनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन है, माइनिंग है, और हम लोग काफी पीछे हैं टैक्स देने के मामले में। टैक्स है ही नहीं हम लोग के पास। जैसे शराब वगैरह पे टैक्स आता था तो वो तो खैर बंद कर दिया गया है। अब शराब चोरी छुपे लोग बेच रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, शराब चालू हो रहा है। आगे बढ़े। लड़की लोग, महिला लोग शराब के खिलाफ रहते। महिला लोग बताइए, शराब बंदी ठीक है या खोल देना चाहिए? अब समझ में, कंप्लीट महिला सब क्या है? बैन किया फेमस है। आगे बढ़े। वो कह रहा है महिला शराब बेच रही है। हाँ भाई, स्मगलिंग करती होगी, सब कौन जान रहा है। वित्त आयोग को देखते हैं। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और उसके साथ अन्य 4 सदस्य होते हैं वित्त आयोग के लिए। वित्त आयोग जो होते हैं, इसमें वित्त आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे? वित्त आयोग के राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे? वित्त आयोग का काम क्या होता है? टैक्स का बंटवारा करना। संघ और राज्य के बीच में करों के शुद्ध आगमन और इसका क्या करना है? बंटवारा करना है। कितना % दिया जाता है? 42%। भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान यानी जो दिया जाता है पैसा, उसका निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। कौन करेंगे? वित्त आयोग। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे समझता है? राष्ट्रपति को। किसे समझता सौंपता है? राष्ट्रपति। और वह राष्ट्रपति इसे कहाँ रखता है? संसद में। कहाँ रखेगा? संसद में। 16वां वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ने 2023 में किया था, अरविंद पनगड़िया के निर्देशन में। इसकी सिफारिश 2026-27 से पहले से 2030-31 तक के लिए होगी। 5 साल के लिए होता है वित्त आयोग। कितने साल के लिए? 5 साल के। तो अभी वित्त आयोग कौन सा चल रहा है? 16वां वित्त आयोग। कौन सा आयोग? 16वां वित्त आयोग। अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। तो बताइए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। एनी प्रॉब्लम? ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी क्या होती है? ये तो अलग टाइप का होता है। अभी अलग ही कितना एक देखिए, महामारी के दौरान विशेष रूप से संसाधनों को उपलब्ध लंबे समय तक बनाए रखने के लिए 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी 41% बनाए रखने की सिफारिश की। हालांकि जम्मू कश्मीर में बदल दिया गया, इसमें नए केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर के आने से 1% की आवश्यक समायोजन किया गया। जम्मू कश्मीर को अलग से थोड़ा फंड देना पड़ता है, उसका एक रीजन है क्योंकि सीमावर्ती राज्य है और काफी विवादित रहता है सीमा, मतलब इंसर्जेंसी, आतंकवाद इत्यादि में। तो उसका ज्यादातर वो खर्च कौन उठाता है? केंद्र सरकार। आधे तो देर में सेना भरी हुई है, उसमें क्या पूरी फौजें भरी हुई है।
अरविंद पनगड़िया कौन थे वित्त आयोग के अध्यक्ष? हाँ, 100वें वित्त आयोग के हैं यहाँ पे। पैमाना, हिस्सा, देखिए जनसंख्या, वन, कर, ये कुछ हिस्सेदारी होती है, इसको याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। स्थानीय निकाय की सरकार, स्थानीय निकाय सरकार पढ़ा दिए, पंचायत होती है। स्थानीय निकाय की सरकार क्या होती है? पंचायत होती है। ये वित्त आयोग की चर्चा है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वर्तमान में कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। सरकारिया आयोग के बारे में डिटेल से आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना जरूर याद रखिएगा, सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को मधुर रखने का सबसे बड़ा प्रयास किया था। सरकारिया आयोग की गठन किसने किया था? इंदिरा गांधी। केंद्र और राज्य के बीच संबंध पर पुनर्विचार करने के लिए क्या किया गया था? सरकारिया आयोग की संगठन किया गया था। सरकारिया आयोग द्वारा अंतरिम रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत किया गया, जिसका अधिकार साल 1988 में आया था। सरकारिया आयोग के प्रमुख सिफारिश क्या थे? और उसके बाद एक और गठित हुआ था, पुंछी आयोग। कौन सा आयोग? पुंछी आयोग। सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सरकारिया आयोग। आयोग की रिपोर्ट में इतनी सिफारिशों को किया गया था। अब यहाँ पर अलग अलग सिफारिश है। पुंछी आयोग भी किससे संबंधित था? केंद्र और राज्य के सदस्यों के बीच में ही था, करों एवं वर्ग के बीच में। दोनों याद रखना है, बस नाम याद रखना है, बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्षेत्रीय परिषद, कौन सा परिषद? क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद भारत को अलग अलग क्षेत्रों में बांट सकते हैं, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी। तो उसको क्या बनाया गया? क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद। बताइए, पुंछी आयोग का संबंध और सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध के बीच। क्षेत्रीय आयोग का, क्षेत्रीय परिषद का संबंध मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। तो जो चीज मूल संविधान में नहीं था उसे संविधानोत्तर निकाय कहेंगे या गैर संवैधानिक कहेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार के अनुसार राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के आधार पर भारत में कितने क्षेत्रीय आयोग बनाए गए? 5। बाबू, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी कुछ एग्जाम में कि क्षेत्रीय आयोग में कुल कितने हैं? 5। कितने क्षेत्रीय आयोग हैं? 5 है। कितने हैं? 5। बताइए, क्षेत्रीय आयोग का गठन किया गया, यह संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक? संविधान में चर्चा नहीं रहेगी तो उसे क्या कहेंगे? गैर संवैधानिक। इसका गठन संसद अधिनियम बना के दिया गया। इन 5 क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक पूर्वोत्तर परिषद भी है, जिसका गठन 1971 में किया गया था। क्षेत्रीय परिषद टोटल कितने हैं? टोटल क्षेत्रीय परिषद की संख्या, क्षेत्रीय परिषद की संख्या 5 है। क्षेत्रीय परिषद की संख्या 5। अब पांचों क्षेत्रीय परिषद को हम लोग समझते हैं। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के नेतृत्व में प्राकृतिक रूप, सांस्कृतिक, भाषाई एवं सुरक्षा कानून, नदी अपवाद इत्यादि को आपस में गठन करने के लिए बनाया गया था। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं? उपाध्यक्ष। हर साल इसकी क्या रहेगी? बैठक। क्षेत्रीय परिषद में भारत के सहकारी संवाद को बढ़ावा देने के लिए, मतलब आपस में, जैसे एक पश्चिमी संगठन हो गया, एक दक्षिणी हो गया, उसी तरह से क्षेत्रीय परिषद के गठन में सबसे प्रमुख योगदान किसका होता है? गृह मंत्री। और अंतरराज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री। और क्षेत्रीय परिषद में, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अंतरराज्यीय परिषद में अध्यक्षता कौन करेगा? अंतरराज्यीय परिषद की अध्यक्षता और क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता। क्षेत्रीय परिषद और अंतरराज्यीय परिषद दोनों में मुख्यमंत्री लोग क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। टोटल कितने क्षेत्रीय परिषद है? टोटल कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5 का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार हल्का सा देख लेंगे। उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, मध्य। याद रहेगा? बताइए, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, मध्य। चारों दिशा में, एगो बीच में। उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, मध्य। देखिए, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य। कितने क्षेत्रीय परिषद? लेकिन अगर वही आप अगर स्टेट पीसीएस का एग्जाम दीजिएगा तो वो इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर देगा, कहेगा कि 5 क्षेत्रीय परिषद के अतिरिक्त और कौन सा परिषद था? तो एक तो पूर्वोत्तर परिषद आ जाता है। क्या आ जाता है? पूर्वोत्तर परिषद। टोटल कितने हो जाते हैं? 6। वो इसके अतिरिक्त है। हालांकि क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी है? 5। उत्तरी परिषद में कौन आएगा? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन लोगों की बात इसमें होगी। पश्चिमी में मुंबई वगैरह आ जाएंगे, दक्षिणी में, पूर्वी में कोलकाता आ जाएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आ जाएगा। मध्य में कौन आ जाएगा? मध्य का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज। सदस्य में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब आ जाएंगे। पूर्वोत्तर परिषद को तो बाद में बनाया गया था आपसी विवाद को निपटारा निकालने के लिए। बाकी सबको को कोई खास याद रखने की जरूरत नहीं है। अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना
91 में होती है। कब होती है? 91 में। ऐसे विषय पर विचार विमर्श करने जिसमें केंद्र और राज्य की साझा हित है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, दोनों का टेंशन है, घुसपैठ, दोनों का प्रॉब्लम है, घुसपैठ प्रॉब्लम है कि नहीं है यहाँ पे, तो इस पे विचार विमर्श करने के लिए बनाया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पहले ही बता दिए हैं। पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? और हर राज्य के मुख्यमंत्री इसमें भाग लेंगे कि नहीं लेंगे? हर राज्य के मुख्यमंत्री भी इसमें भाग लेंगे। यहाँ पर गृह मंत्री और 5 कैबिनेट मंत्री भी इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं क्षेत्रीय परिषद में। याद रहेगा? जीएसटी पर भारत में तो टैक्स के बाहर रखा गया, यानी भारत में ये मतलब इसके कहने का भारत में शराब पर टैक्स नहीं लगता है। कौन बोला? उत्पादन शुल्क लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है। जीएसटी अगर शराब पर लगता है तो शराब सस्ता हो जाता, क्योंकि जीएसटी मैक्सिमम कितना लगा सकता है? 28%। तो क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता। उस योजना पे हुमाच के लगाता है 200%। जीएसटी में तो फिक्स हो जाएगा कितना? 28। सस्ता हो जाएगा। 300 रुपया वाला जो खरीदेगा उसको कितना का आता होगा जी? 250-300। कौन सा? प्लास्टिक वाला 50 रुपया। अरे शराब पीने के बाद शराबियों में ना कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है, नहीं समझ आएगा, एकदम सच्चाई बोलने लगता है सब। 3 तो शराबी सब पार्टी मनाने के लिए जंगल में चल गया सब, और वहां पे चिकन उकन भूजा सब तले शेर सूंघ के चल आया, शेर का झुंड चल आया। ऐ शराबी सब उस शेर को दौड़ा दिया सब, शेर भाग गया, शेर भाग गया। शेर कंफ्यूजन में था, भाई ये कौन है सब। शेर को, हाँ, सेल्फी ले रहा था, शेर को पकड़ के रुक यहाँ पे फोटो खींच रहा था यहाँ पे, और तमाचा तमाचा शेर को मारा, शेर भाग गया, भाग गया शेर। हालांकि कहीं से भी शराब उचित नहीं है। और भारत में जो शराब पीने वाले हैं, ये पीने के बाद शराब कोई पिए तो ससुरा उसका किडनी खराब होगा, लीवर खराब होगा, मरे। प्रॉब्लम शराब पीने से नहीं, प्रॉब्लम शराब पीने के बाद जो नंगई पे उतर जाता है और पूरे मोहल्ले को गाली गलौज करता है, इससे है। नहीं तो सोचो तुम मरो ना, 140 करोड़ जनसंख्या, और पी के जल्दी निपटो, 3 टाइम पिए रहो, कौन मना कर रहा है? उसी से नहाओ। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब हम ये कहते हैं कि शराब हो ना, वो शराब के चक्कर में मोहल्ले में गाली गलौज करेगा, और जोर जोर से गाली गलौज करेगा, बाकी सब घर उस मोहल्ले में परेशान हो जाता है। देखो हर स्टेट को एक होता है कि अपना वोट कहां से फिक्स कर दे, उसे कहते हैं कैडर वोट। कैडर वोट वो वोट है बिना काम कैले मिलेगा। जैसे जात के नाम पे मिलने वाला वोट कैडर वोट, शराब के नाम पर कैडर वोट। जैसे कोई कह देगा कि हम शराब खोल देंगे तो पक्का कुल पियक्कड़ दे देगा, लेकिन महिला भड़क जाएगी, कहेगी अगर शराब चालू हो तो हम पीटे तो। शराब पी के मारता था, उस शेर से डर भी नहीं किया तो बीवी से डरेगा? हाँ, बीवी से सब डरता है। ये कैसे कौन बोलती? छोट लड़का जीत करेगा ना, हमका मिठाई चाहिए, तो आदमी डरे दिला देता है कि जे दिमाग खाई के जे यहाँ पे। अब वो छोट लड़का जाए और कहे कि पूरा घर वाला हमसे डरता है, मतलब समझ गए? कोई दिमाग ना खाई इस वजह से कोई बात मान लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डरता है। इकर आप भी डरते हैं,
इसमें कौन सी डरने की बात है भाई? कौन AK-47 लेके घूम रही है आज? हाँ, उस हम लोग देखो, अगर आप वर्किंग में रहो, लोग दिमाग कोई कम खाएगा। वर्किंग में एक चीज ये रहता है, कोई मान के चलो अपना ऑफिस देखे, कोई बिजनेस में है, कोई जॉब में है, कोई किसी चीज में है, अपन ऑफिस से संभालने के बाद ना, तुम ही लोग बताओ, अगर तुम लोग का जिस अभी ना खाली बैठे हो, जिस दिन तुम लोग का जॉब हो जाएगा उस दिन खाली बैठ पाओगे? नहीं। आगे बढ़े। ई क्या कह रहा है कि आप बोले हैं डरते नहीं हैं, तो फिर घर जाएंगे तो क्लास उस जब हाल है। इसमें डर, हम कोनो प्रयोगशाला थोड़े हैं भाई कि हमारे पे एक्सपेरिमेंट होगा। इसमें डरने और की क्या बात है भाई? नहीं समझे? लड़ाई झगड़ा थोड़े करना है कि यहाँ पे कि डरने की बात है। ना हम डरते हैं ना हम डराते हैं। बराबर रहो यार। अब तुम बताओ, किसी को अंडर में दबा के रखोगे कैसा रहेगा? तो जिस दिन मौका मिलेगा वो, जिस दिन उसके पास मौका मिलेगा उस दिन वो भी आपका बात नहीं। तो आपको एक चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। कितने यूनियन टेरिटरी? भाग संख्या किसमें चर्चा है? 8। आर्टिकल 239 से 241। कितने केंद्र शासित है? 8। 8 केंद्र शासित है। केंद्र शासित प्रदेश को यूनियन टेरिटरी कहते हैं। इसे बनाया क्यों जाता है? हाँ, राष्ट्रीय महत्व का होगा, बहुत दूर पर होगा या बहुत छोटा होगा। जैसे जम्मू कश्मीर बहुत दूर भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं, लेकिन राष्ट्रीय महत्व का। तो विवादित हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, दूर हो या बहुत ही छोटा हो, तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कल्चर बस फ्रांस पांडिचेरी का अलग है। पांडिचेरी का कल्चर क्या है? अलग है। फ्रेंच कल्चर है पांडिचेरी में। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8। पांडिचेरी की स्थापना, अब यहाँ सबका स्थापना दे रहा है राष्ट्रपति। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में शासन कौन करता है? राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं करता है, वो अपने एजेंट के माध्यम से करता है। तो राष्ट्रपति का एजेंट कौन होता है? वहां पर कोई IAS अधिकारी होता है जिसे हम प्रशासक कहते हैं, या फिर अगर ज्यादा बड़ा एरिया है तो उपराज्यपाल दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? उपराज्यपाल दे दिया जाता है। तो या तो प्रशासक होगा या तो उपराज्यपाल। जनसंख्या कम है तो क्या दे देगा? प्रशासक। जनसंख्या ज्यादा है तो क्या दे देगा? उपराज्यपाल देगा। क्या दे देगा? उपराज्यपाल। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, अतः वहां पे जनता की समस्या सुनने के लिए क्या बनाया गया है? विधानसभा। जनता की समस्या सुनने के लिए क्या बनाया गया? विधानसभा। पहला नंबर पे आता है पांडिचेरी, दूसरे नंबर पे आता है दिल्ली, और तीसरे नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? जम्मू कश्मीर। ये सब मिलकर क्या करते हैं? हाँ, कौन सा सिस्टम? अधिकारी सबसे करप्ट होता है। नेता बदनाम है। नेता बदनाम है क्योंकि नेता को चुनाव में जाता है तो गांव में आदमी उससे भेज देता है 500 रुपया, चाहे नेताजी हई समस्या है, नेताजी हई समस्या, तनी मांग के देखोगे एगो SDM से, तो मांग के देखो ना यार, तो इनको नहीं करेगा। तो ये गलत फहमी में आप मत रहिए कि नेता ही करप्ट है। नेता से ज्यादा करप्ट वो अधिकारी है, और अधिकारी का करप्शन का पैसा उसके पास रहता है। नेता के करप्शन का पैसा कभी बाढ़ में बांट देगा, कभी चुनाव में बांट देगा, वो रोजगार में लगा देगा, वहां पे ऐसे बांट देगा करप्शन करके। आई अधिकारी लेके चल जाएगा दुबई, दुबई चल जाएगा, लेके भाग जाएगा यहाँ पे, और भारत का अधिकारी क्षेत्र खत्म हो जाएगा।
नहीं समझे? तो इस भ्रम में नहीं रहेंगे। नेता इसलिए बदनाम हो जाता है क्योंकि नेता को आप पहचान रहे हैं, अधिकारी को नहीं पहचान रहे हैं। तो इस ऐसे नहीं रखेंगे आप लोग यहाँ पे एक से एक अधिकारी। जांच टीम कैसे गठित कर दीजिएगा? एक बात बताओ, विद्यार्थी कुछ गड़बड़ किया है, दूसरा विद्यार्थी का जांच टीम गठित कर दे तो सजा ही देगा? तो एक अधिकारी के विरुद्ध दूसरा अधिकारी जाएगा? नहीं जाता है। आगे बढ़े। टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है? 3। टोटल केंद्र शासित प्रदेश 8, विधानसभा वाले 3, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी। अब दिल्ली देखिएगा ध्यान से, तो उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन। ये केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीप। इसको तो आपस में मर्ज कर दिया गया। आपस में क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया। दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। टोटल कितने हो गए हैं? 8। टोटल कितने हो गए हैं? 8। किसी को दिक्कत? 2 ऐसे केंद्र शासित, 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास अपनी क्या है? विधानसभा। अपनी क्या है? विधानसभा। किसी को दिक्कत? अपना क्या है? विधानसभा। दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पांडिचेरी और आगे बढ़े। दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू। लेकिन 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास हाई कोर्ट है। एक जम्मू कश्मीर का अपना हाई कोर्ट, एक दिल्ली का अपना हाई कोर्ट। जम्मू कश्मीर का अपना हाई कोर्ट और दिल्ली का अपना हाई। केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री के पास कुछ खास पावर नहीं होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर किसी चाहेंगे आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर करना तो नहीं कर पाएंगे, ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब महिला हैं रेखा गुप्ता है, क्या हुआ है? मार दिया कोई? किसको? ये कौन मार दिया? ये मारे और के क्या जरूरत रहता है वो? आगे बढ़े। केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए, तो हम 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम बता सकते हैं? बोलिए कौन कौन? आठों इतना जल्दी बता दिया सर? विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी। हाईकोर्ट वाले 2 ठो। 8 केंद्र शासित। खत्म हो गया। देखो, 3 को ऊपर याद रखो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़। 3 तो ऊपर याद हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़। 3 ऊपर हो गया, एक बीच में दिल्ली। तो ये चारों को ऊपर याद रखो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। 4 को याद हो गया। 2 को द्वीप वाला याद कर लो, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप, अंडमान, याद हो गया। ये तो पानी में डूबल है सर। और 2 को समुद्र के किनारे है सर, पांडिचेरी और दादरा नगर हवेली। पांडिचेरी, दमन दीप। तो 2 को समुद्र के किनारे, 2 को समुद्र के बीच में, और 4 को ऊपर। टोटल 8 याद हो जाएगा। बोलिए ध्यान से, ऊपर वाले 4 को का
हो गया? बताइए। हाई कोर्ट वाले कितने? विधानसभा वाले? केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका प्रशासन मुख्यमंत्री के हाथ में होता है या फिर राज्यपाल, राष्ट्रपति? राष्ट्रपति डायरेक्ट शासन करेगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के थ्रू होगा यहाँ पे। हाँ, राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं करेगा, इनडायरेक्ट करेगा। एजेंट का माध्यम मतलब उप राज्यपाल हो सकते हैं या फिर प्रशासक हो सकते हैं। राष्ट्रपति डायरेक्ट शासन नहीं करेंगे। डायरेक्ट शासन करेंगे? डायरेक्ट शासन नहीं करेंगे, एजेंट के माध्यम से करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश बनाने के कई कारण है। राष्ट्रीय महत्व का होगा, जैसे अंडमान निकोबार की तरफ बहुत दूर होगा, या लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली जैसा छोटा होगा, या पांडिचेरी की तरह उसका कल्चर अलग होगा, चंडीगढ़ की तरह बीच में विवादित हो जाएगा। चंडीगढ़ तो एकदम बीचों बीच में आ जाता है, पंजाब और हरियाणा। ना वो पंजाब का ना हरियाणा, आधा तो आर्मी रखी हुई है, आर्मी और एयरफोर्स रखी हुई है। चंडीगढ़ एयरबेस बहुत बड़ा एयरबेस है, केंद्र सरकार, भारत का बड़ा एयरपोर्ट है चंडीगढ़ एयरबेस। आगे बढ़े। इतना समझ में आ गया? चलिए तब आगे का क्लास कल समझा दे। ठीक है। जय 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 जय।